आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से तात्पर्य जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो पहले पेज में हमें एक संक्षिप्त समरी दी होती है, मतलब कि आगे किताब में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उसके उद्देश्य दिए रहते हैं, किन मूल्यों पर बात करेगा, ये सब दिया रहता है। उसी तरह संविधान में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या दिया गया है और किन किन चीज़ों पर बात की गई है, कौन से मूल्य हैं, उनका हमारा उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना में थोड़ा एक पेज में संक्षिप्त रूप में दिया गया है, कब किसने बनाई, किसने लागू की, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस हम सीधे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे और सीधे प्रस्तावना, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो संविधान की जो प्रस्तावना थी वो अमेरिकी संविधान से ली गई थी और इसमें जो भाषा का यूज किया गया वो ऑस्ट्रेलियाई भाषा की यूज किया गया। ठीक है। और इसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव के माध्यम से रखा रखा था। 42वें संविधान संशोधन में इसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए और एन ए पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र की संज्ञा दी। हमें नीचे के ये तीनों पॉइंट खास तौर पे याद रखने हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सीधे ना प्रस्तावना को पूरा याद करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शुक्ल संवत सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो अब हमें को पूरी इसको डिट्टो याद करनी है जैसे लिखी है। इसमें कई बार पूछा जाता है इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। समता कितने प्रकार की दी गई है? कंफ्यूज मत होना, इनको सीधे सीधा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पूरा याद करके जाना, पूरी की पूरी प्रस्तावना। ठीक है। मैं इसका मतलब बता देता हूँ एक एक करके, एक एक शब्दों का। ठीक है, कि किस शब्द का मतलब क्या है। तो जो इसमें लगा हम भारत के लोग, 1 मिनट इसको साफ कर लें थोड़ा। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है और भारतीय संविधान जिस पर लागू हुआ है वो भारत के लोग ही हैं। ठीक है। इसमें लिखा है ना, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है भारत की जनता। ठीक। और संविधान का स्वरूप क्या है? संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये हमारे संविधान का स्वरूप है। और इनका उद्देश्य क्या है, मतलब हमको क्या करना है? तो न्याय, हमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हमको पानी है, अंत में उद्देश्य का मतलब होता है कि वो एट द एंड आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। समता हमको किन किन चीजों पे चाहिए है, और एकता अखंडता, एकता गरिमा अखंडता और बंधुता। तो ये सारे हो गए हमारे उद्देश्य। ठीक है। तो कई बार सीधे क्वेश्चन बनता है। तो हम भारत के लोग क्या हैं? ये स्रोत है, ये हमारे स्वरूप है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वरूप कौन कौन से हैं? तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये स्वरूप है। और हमारा कई बार पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम एक एक शब्दों का ना मतलब समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें दिया ना, हम भारत संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, है ना, गणराज्य। उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समता गरिमा। ठीक है। तो इसको लिख याद करना है सीधे सीधे। इसमें एक एक शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। हम भारत के लोग से तात्पर्य कि भारत के लोगों ने ही, अर्थात भारत के लोगों द्वारा इसे बनाया गया और स्वीकार किया गया।
वह स्वयं के ऊपर लागू किया गया। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, ठीक। हमने खुद ही बनाया, खुद अपने ऊपर लागू किया, तो स्रोत हम ही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारे आंतरिक मामलों में और विदेशी मामलों में कोई हमें इंटरफेयर ना कर सके। हम स्वतंत्र हो, मतलब आंतरिक निर्णय लेने, जैसे कि हमें कोई योजना बनानी है गरीबों के लिए, तो अमेरिका हमें ये नहीं बोल सकते कि अब ये योजना नहीं बनाएंगे। हम पूरे आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, निर्णय लेने के लिए। उसी तरह विदेशी नीति हमारी कोई भी होगी, उसमें हमारा दूसरा देश नहीं बताएगा कि हम किस प्रकार की विदेश नीति किस देश के साथ रखनी है। हम उसके लिए भी आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है मतलब, ठीक है, निर्णय लेने में सक्षम है, हमें कोई ऐसा रोक नहीं सकते, इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हालांकि नहीं हो पाता ऐसा, ये किताबों में अच्छा लगता है। बकाया तो अब पता ही, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह सब कैसे पैसे पैसे से सब खेल कर देते हैं, पर रियल में नहीं होता ऐसा। थोड़ा बहुत तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, हर देश पे ही है। हर देश एक दूसरे से डिपेंडेंट ही है। समाजवाद, अब हम पूर्णतः समाजवाद तो नहीं है, हम ना पूंजीवाद है ना समाजवाद है, हम बीच के हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? कुछ चीज़ों में तो हम पूंजीवाद हैं, पर कुछ चीज़ों में समाजवाद भी है। जैसे आय और जीवन के स्तर में है ना, असमानता कम करनी है। तो क्यों गैप देखा होगा, गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, बीच में बहुत बड़ा गैप है ना। वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, मजदूरों वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, ठीक है, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। केंद्रीकरण का मतलब हो कि ऊपर के लोगों के पास पैसा या पावर बिल्कुल ज़्यादा है, और नीचे जहाँ जैसे लेखपाल हो गया या ग्राम प्रधान हो गया, यानी शक्तियाँ कम हैं। तो हमें कोशिश करना है कि इनको शक्तियाँ हम ज़्यादा दे सकें, क्योंकि जनता से जो संपर्क होता है ना, वो इनका ही होता है डायरेक्ट। तो अगर शक्ति नीचे रहेगी हमेशा, तो ना तो हमें कोई तोड़ पाएगा कभी। जैसे किसी देश ने आज़ाद हमसे भारत पर हमला किया और जीत गया, तो शक्ति तो ऊपर है ही नहीं है। तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कितना भी वो कर लो, किडनैप कर लो, मतलब उठा ले जाओ, कुछ भी कर लो, शक्ति तो नीचे थी, सबसे निचले हिस्से में। तुम इनको ले जाके भी क्या करोगे? कोई फायदा थोड़ी ना होगा, देश तब भी आजाद रहेगा हमारा। लेकिन अगर केंद्रीकरण हुआ हमारा देश, तो अगर हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही वो कर लिया, तो पूरी शक्ति उन्हीं के पास है। तो फिर पूरे देश को झुकना पड़ेगा और हार माननी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि सरकार उल्टा कर रही है। जो शक्तियां थी लेखपाल के पास थी और ग्राम प्रधान के पास थी, इनसे शक्तियां छीन रही है धीरे धीरे करके। अगर आप देख रहे हो, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आप जब पूछोगे उनसे तो उनको पता है, हर साल कुछ ना कुछ एक नया संशोधन संशोधन तो नहीं, कुछ नियम आ जाते हैं जिनसे उनकी शक्ति छीन छीन ली जाती है। तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा, सीधे सीधा मतलब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है वो धर्म आधारित नहीं होगी, धर्म का कोई रिलेशन नहीं होगा। हालांकि होती तो है धर्म आधारित ही, पर कि जब भी सरकार कोई नीति बनाएगा, कुछ भी बनाएंगे, तो धर्म से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। हम कभी नहीं देखेंगे कि हिंदू को ये मिलना चाहिए, मुसलमान को ये नहीं। जो है भारत की जनता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ भारत की जनता है। इसलिए हम अपने आप को पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। धर्म का हमारी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। अब जनता का शासन दो तरह का होता है, तो हमारे यहाँ एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो जो हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष है। हम जनता हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे हम विधायक को सांसद चुनते हैं, ये जाकर हमारी तरफ से सांसद संसद में या विधानसभा में बोलते हैं। और प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता सीधे जैसे अब कोई पॉलिसी बनानी है, संविधान और संसद में सरकार द्वारा उस पॉलिसी को लाया गया, फिर वोट पड़ने पड़े। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता वोट डालती है। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, स्विट्जरलैंड में अम, जब किसी कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो जनता से वोट मांगे जाते हैं। जनता बताती है कि हमें इसको मतलब पॉलिसी को लाना है या नहीं लाना। अगर जनता के वोट ज़्यादा है नाम है तो पॉलिसी नहीं आएगी, और जहाँ में है तो आ जाएगी। लेकिन अपने यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ
100 लोगों ने मान के चलो एक लोगों को चुना, जैसे विधायक को चुना, ये विधायक हमारी तरफ से वोट डालता है। जबकि स्विट्जरलैंड में व्यक्ति खुद वोट डालता है। हम अगर स्विट्जरलैंड में होते तो हम खुद वोट डाल सकते कि ये पॉलिसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणराज्य, गणराज्य से तात्पर्य है कि जो भी बड़े पद होते हैं, गणराज्य का मतलब कि अब वंशानुगत नहीं रहेगी कोई भी चीजें। ऐसा नहीं है डीएम का लड़का डीएम ही बनेगा, राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बनेगा, नहीं। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत की जनता, मतलब जो 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जाने के लिए आजाद है। वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने उस पद को हासिल कर सकता है। वंशानुगत नहीं रहेगा कि अगर एक बार पीएम कोई बन गया तो अगली बार उसका बच्चा ही पीएम बनेगा या फिर बच्चों के बच्चे बनेंगे, नहीं। काबिल हो तो आप उस जगह पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो वंशानुगत खत्म कर दिया। पहले होता था ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वो चीज खत्म कर दी। राजतंत्र था तो। ठीक है। अब गणराज्य हमारे यहाँ है। और एक न्याय है। न्याय कितने प्रकार के हैं? स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुत्व। ठीक है, ये तो गरिमा आपको पता ही होंगे। एकता और अखंडता, ये शब्दों को तो समझाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी उपयोगिता। जो भारत प्रस्तावना को है ना, संविधान की आत्मा बोला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और कृष्णा स्वामी ने बोला था कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और के मुंशी ने बोला है कि ये हमारी जन्म कुंडली है। और अम्बेडकर जी ने बोला था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसमें सामाजिक लोकतंत्र न हो। तो थोड़ा इनको याद रख लेना, खास तौर पे ये मत भूलना कि संविधान की आत्मा क्या है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ केस हुए थे प्रस्तावना को लेके, कि अब शुरुआत में जब प्रस्तावना आई थी तो बात ये छिड़ गई थी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, क्योंकि 368 से ही हम संशोधन कर सकते हैं संविधान में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं, हम प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बोल दिया था कि जो किताब है संविधान की, उसमें जो प्रस्तावना लिखी है वो उस किताब का हिस्सा नहीं है। फिर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला, तो फिर उसमें फैसला सुनाया गया। 13 जज बैठे थे इसमें। आज तक की सबसे बड़ी जजों की बैठक थी। उन्होंने फैसला सुनाया कि 368 के तहत संशोधन तो किया जा सकता है, और जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। संविधान क्या बोला था? इसमें बोला था संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें बोला था संविधान का हिस्सा है। इसको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, पर इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हम इस केस को ना थोड़ा सा ये मूल अधिकार में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली केस दूसरा था, उसमें प्रस्तावना का भी जिक्र हो गया था। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस केस में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो फिर केस में केशवानंद में बोला था कि हिस्सा तो है, पर हम मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकते। इसमें कुछ दो पॉइंट है, इनको याद रख लेना कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए थे। ये तो पढ़े होंगे, जब स्रोत पढ़ा होगा आपने तो उसमें दिया होगा कि कहाँ से लिए हैं। पर जो इसमें शब्दों का जिक्र है हमने, वो यहाँ जिक्र होता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संविधान का यहाँ जिक्र होता है। वो हमने फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो तब इन शब्दों का जिक्र हुआ था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द लिए गए वो रूस की क्रांति। तो प्रस्तावना हमारे इतना है। प्रस्तावना को याद जरूर कर लेना एक बार। कि पूरी प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको फोटो भी लेनी है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। वैसे होगी आपके पास बुक। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद कर लेना, कैसे भी करके, क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। ठीक है। तो इसमें खास तौर पे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। एक तो ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप इनका स्पेस होगा। ये तो तीन भूलने ही नहीं है हमें। जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और कब संशोधन हुआ, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की, इन तीनों को भी कभी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम्म, किस दिन हुआ था, ये डेट भी नहीं भूल रही है। इसमें स्रोत क्या है, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। स्रोत क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सीधे सीधे तुझे हमें पता होना चाहिए सर क्या है। तीसरा, कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोलते हैं, ये मत भूलना, ठीक है। और इसके बाद एक केस, कौन सा केस हुआ था, ये वाला केस। केस बनना तो याद रहेगा, मैं आगे पढ़ना भी है डिटेल में। और इन दोनों को, ये भी सीधे सीधे आते हैं। क्यों आते, क्योंकि यहाँ दिए गए हैं। तो मैंने तुमको इम्पोर्टेंट बता दिए, इसको पढ़ लेना। इसको, ये तो भूलने नहीं है, जहाँ पीला मैंने बनाया है निशान, ये तो नहीं भूलना है, बकाया चीज भूल जाओगे चल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उद्देश्य नहीं भूलना, स्वरूप स्रोत है ना, किस दिन हुआ था, न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्र कितने प्रकार की है, समता है ना, और ये तीनों, इतना याद रख लेना। चलो, बकाया फिर कल मिलता है, कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे।